गुड मॉर्निंग एसजीआर स्टूडेंट्स, आपकी एसजीआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, आज अपन भौतिक विज्ञान 12th का अध्याय नंबर 13 है, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो अब तक अपन ने देखा है पिछले लेसन्स में, वहां अपन ने देखा है कि जो भी प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश तरंगों के रूप में आ रहा है, और उन तरंगों के रूप में आने वाले प्रकाश को लेकर अपन ने बहुत से उदाहरण लिए, उनको एक्सप्लेन किए, उनको अच्छे से समझे। अपन ने क्या क्या जो अभी देखा है पीछे, वो अपन ने एक तो देखा है व्यतिकरण, विवर्तन पढ़ लिया अपन ने, दूरवर्ण पढ़ लिया अपन ने। इन सब का अपन ने अध्ययन किया है, और इन सब के बारे में अध्ययन करने के बाद अपने को पता लगा कि हाइगेंस ने बताया था कि ये जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है वो सभी घटनाएं तरंगों के माध्यम से आ रहे प्रकाश को लेकर हुई है, यानी आने वाला प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है। किसने बताया? हाइगेंस ने बताया कि जो पृथ्वी पर या जो भी प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश तरंगों के रूप में आ रहा है। फिर कुछ और प्रभाव है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, रमन प्रभाव है, क्रोटन प्रभाव है। इन प्रभावों को हाइगेन द्वारा दिए गए तरंग सिद्धांत के माध्यम से समझने में असफल हो गए। यानी कि अगर ये माना जाए कि सूर्य जो प्रकाश आ रहा है वो तरंगों के रूप में आ रहा है, तो वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की, रमन प्रभाव की और क्रोटन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल है। फिर ये संपन्न नहीं होते। ये जो अपन तीन चीज आगे देख रहे हैं, इनको अपन नहीं समझ पाते। तो फिर क्या हुआ? मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव भी घटित हो रहा है, रमन प्रभाव भी हो रहा है, क्रोटन प्रभाव भी हो रहा है। तो फिर माना गया कि जो प्रकाश है वो क्वांटा मतलब फोटॉन्स के रूप में आता है। हाइगेंस ने क्या बताया? तरंग। और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, क्रोटन प्रभाव, ये किसमें हुए? फोटोन। मतलब यहाँ एक जगह तो अपन पढ़ रहे हैं कि तरंग है, दूसरी जगह क्या है? फोटोन या कण है। आपके सामने दो बातें लिखी हुई है, तरंग और कण। अब बात आती है, जो कण सिद्धांत है वो व्यतिकरण, विवर्तन और दूरवर्ण को नहीं समझा सकता, जबकि ये भी हो ही रहे हैं, ये तरंग से हो रहे थे। तो ये हुआ कि कण इनको नहीं समझा पा रहा, तो तरंग इनको नहीं समझा पा रही। तो फिर ये माना गया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग के रूप में भी गमन करता है और फोटॉन्स मतलब कणों के रूप में भी गमन करता है। इन दोनों ही सिद्धांतों को अपन आगे तक पढ़ते आ रहे हैं, और ये दोनों ही प्रचलित है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। इसके बाद अब तरंगों को अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब समझेंगे अपन कण के बारे में। पिछले लेसन्स में अपन ने केवल तरंगों का अध्ययन किया है। अब समझेंगे कि जो प्रकाश है वो कण के रूप में संचरित हो रहा है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव जो कि अपने शोध का सबसे मोस्ट टॉपिक है, इसके बारे में समझना है। रमन प्रभाव और क्रोटन प्रभाव का अध्ययन अपन उच्चतर कक्षाओं में करेंगे। तो देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव समझने से पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उसके बारे में अपने को जानना है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नाम से भी पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना, या किसी भी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का अपन को वो पृष्ठ त्याग दे इलेक्ट्रॉनों को, उसको क्या बोले? उत्सर्जन का मतलब त्यागना होता है। अपनी जिस अवस्था में है उसको छोड़ दे और अन्य कोई कक्षा में या अन्य कोई अवस्था में चला जाए, लेकिन वो उस पृष्ठ से बाहर होना चाहिए, उस पृष्ठ में नहीं। अगर उसी पृष्ठ में होता है तो उसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन संक्रमण। अगर अपन उसी पृष्ठ की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन संक्रमण है। जैसे ये अपने पास एक धातु का पृष्ठ है, अपने को पता है धातु पृष्ठ में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स
अब मैंने बोला मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो अब स्वाभाविक माइंड में आता है कि सर मुक्त इलेक्ट्रॉन से तो बाहर निकल देनी चाहिए। मुक्त का मतलब तो स्वतंत्र है, और स्वतंत्र पे अपना आधिक्य थोड़ी अपन थोड़ी रोक सकते हैं। लेकिन इनमें क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऋण प्रकृति का है, तो पृष्ठ के पास धन आयन्स भी तो होते हैं। तो ये जो धन आयन है वो इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि ऋण आयन को कौन आकर्षित करेगा, धन आयन। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन इस धातु पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। अब माइंड में आता है कि चलो चला गया कोई इलेक्ट्रॉन बाहर, तो चला गया तो अपने को पता है कि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन गया, मतलब ऋणावेश गया, तो किसका आधिक्य हो जाएगा, यहाँ धनावेश का। अगर यहाँ धनावेश का आधिक्य हो गया तो इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रकृति का है, ऋण प्रकृति का है। तो ये जो धनावेश है वो इस ऋणावेश को वापस क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अपने को भी पता है कि ऋणावेश इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो वह धनावेश का आधिक्य हो जाता है। ये तो बात हो गई मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की। अब इन इलेक्ट्रॉनों को यदि अपने को बाहर निकालना है, धातु पृष्ठ से निकालना है, तो देखो स्वतः ही तो निकलेंगे नहीं, अपने को इनको किसी भी बाह्य स्रोत से या किसी भी अवस्था में अन्य ऊर्जाएं देनी पड़ेगी। उस ऊर्जा को ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे, उसके पश्चात ये धातु पृष्ठ से बाहर भी जा सकते हैं। तो देखो इसके बारे में अपने को पता है कि कोई भी जो परमाणु का पृष्ठ है, ये परमाणु है, परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पाए जाते हैं, जो कि ठोस गोला मानते हैं अपन इनको। इसके चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में लगातार इलेक्ट्रॉन्स चक्र लगाते रहते हैं। इसके बारे में देखो थोड़ा सा एक बात, लगातार वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं। जैसे जैसे नाभिक से कक्षा की त्रिज्या बढ़ती जाती है या दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नाभिक का प्रभाव इन पर कम होता जाता है। जैसे अब अपन ने पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी मान ली, R1, और दूसरी की कितनी है, R2। तो R1 क्या है, R1 से ज्यादा है R2। दूरी कौन सी ज्यादा है, R2। जब दूरी R2 ज्यादा है मतलब केंद्र से दूरी ज्यादा है नाभिक से, तो ये जो दूरी जब बढ़ गई तो इस पे जो नाभिक का आकर्षण बल है उसका मान कम हो जाता है। और अन्य और कोई कक्षाएं हो अगर बाहर और भी, तो सबसे जो बाहरी कक्षा होती है उस पे नाभिक का प्रभाव बहुत ही कम होता है, सबसे कम प्रभाव होता है बाहर वाली कक्षा पे। लेकिन वो अभी मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन चाहे नाभिक का प्रभाव कितना ही कम हो, बाहर तो नहीं निकल सकते, वो रीजन बताई गए हैं, क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते, उनको धनावेश आकर्षित कर लेते हैं। अब अपने को इन इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करवाना है, मतलब बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, उसको बाहर निकालना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बाह्य स्रोत से इनको ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर की ओर निकल जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, प्रकाश आपतित करवाने से यदि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन ये दूसरी कक्षा में चला जाए, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन संक्रमण। देखो अब ये क्या हुआ, अपन ने बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्रदान की हुई, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, किससे, धातु पृष्ठ से। तो उसको अपन ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। यानी अपन कहेंगे कि किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या धातु पृष्ठ को छोड़ देना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। अब बात आती है अपन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किस किस विधि से कर सकते हैं। मोस्टली अपने 12th क्लास में 4 विधियां हैं जिनको अपने को पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कैसे और किस प्रकार कर सकते हैं। पहली है अपनी तापायनिक उत्सर्जन।
दूसरा अपना विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरा अपना प्रकाश उत्सर्जन। चौथा है अपना द्वितीयक उत्सर्जन। इन चारों के बारे में अपने को जानना है, सही विस्तार से एक एक को अध्ययन करेंगे हम। तो पहला ले लेते हैं, कौन सा है पहला? तापायनिक उत्सर्जन। नाम से ही पता लग रहा है, तापायनिक मतलब ताप देना, ताप मतलब उष्मा। देखो कोई भी धातु पृष्ठ ले लो या धातु का टुकड़ा ले लो, और धातु के टुकड़े में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। अपन क्या करेंगे, इनको बाह्य स्रोत से, कोई अंगीठी ले लो या कुछ भी ले लो, उनसे इसको ऊर्जा प्रदान करेंगे, मतलब ताप प्रदान करेंगे। जब धातु पृष्ठ को अपन ताप देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स से जो मुक्त अवस्था में है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऊर्जा को ग्रहण करने लग जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन उसमें ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, अतिरिक्त ऊर्जा हो गई। जैसे इनको उसमें ऊर्जा मिल जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं? धातु पृष्ठ को छोड़कर बाहर की ओर निकलने लग जाते हैं। तो ये जो बाहर की ओर जो इलेक्ट्रॉन निकले, उनको आप क्या बोलोगे? तापायनिक इलेक्ट्रॉन या तापजनित। ताप के कारण हुआ है, उष्मा ली है, उष्मा के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिली, और ऊर्जा लेने के बाद धातु पृष्ठ को छोड़कर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाहर निकल गए, जिसको अपन ने क्या कहा? तापायनिक उत्सर्जन। यानी किसी भी धातु पृष्ठ को जब ताप प्रदान किया जाता है तो धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा यानी कि उसमें ऊर्जा को ग्रहण करके धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं, जिसे ही क्या कहा जाएगा? तापायनिक उत्सर्जन कहा जाएगा। पहली बात हो गई, मतलब अपन ने पहले के बारे में अध्ययन कर लिया। दूसरा करेंगे अपन विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। देखो विद्युत क्षेत्र मतलब धारा प्रवाहित करनी है, विभवांतर आरोपित करना अपने। कोई भी धातु का अपन एक टुकड़ा ले लेंगे, धातु के टुकड़े में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। और अपन क्या करेंगे? उच्च विभव, उच्च विभवांतर आरोपित कर देंगे। जब अपन इस धातु पृष्ठ पर उच्च विभवांतर आरोपित करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वे विद्युत ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, और विद्युत ऊर्जा ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन्स धातु पृष्ठ को छोड़कर बाहर की ओर जाने लगते हैं, जिसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या क्षेत्र उत्सर्जन। अब बात आती है कितना भी हो, लगभग अपने को इसको इन इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए 10 की पावर 8 वोल्ट के लगभग का विभवांतर आरोपित करना पड़ता है। अगर अपन इतना विभवांतर आरोपित कर देते हैं तो धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो अपन कहेंगे कि जब किसी भी धातु पृष्ठ पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन विभव मतलब विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं, जिसको क्या कहा गया? विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन या क्षेत्र उत्सर्जन कहा जाता है। तीसरा है प्रकाश उत्सर्जन। वही अपन धातु पृष्ठ लेंगे, धातु पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अपन इस पर प्रकाश आपतित करवाएंगे। जैसे ही प्रकाश आपतित करवाएंगे, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करेंगे कौन? इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स धातु पृष्ठ को छोड़कर बाहर की ओर निकलने लग जाते हैं।
जिनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकले प्रकाश के कारण, क्या बोलेंगे? प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश उत्सर्जन। चौथा और लास्ट, द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन में क्या करेंगे? वही एक धातु का टुकड़ा ले या कोई भी परमाणु पृष्ठ ले लेंगे, इस पर क्या करेंगे? अपन उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स को आपतित करवाएंगे, जिनको अपन बोलते हैं प्राथमिक। क्या बोलेंगे? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन। जिनकी ऊर्जा कम है उनको क्या बोलेंगे अपन? द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। ये जब इलेक्ट्रॉन यहां आपतित हो जाते हैं धातु पृष्ठ पर, तो ये अपनी जो उच्च ऊर्जा है उस ऊर्जा को ये जो अन्य द्वितीयक इलेक्ट्रॉन है जिनकी ऊर्जा कम है उनको स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं? धातु पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन निकले? द्वितीयक। इसलिए इसका क्या नाम दिया गया? द्वितीयक उत्सर्जन। देखो एक बार वापस देखना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या हुआ कि जब किसी भी परमाणु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करवाया तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा को लेने के पश्चात परमाणु पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन परमाणु पृष्ठ से बाहर निकले, मतलब पूरे इस पृष्ठ को छोड़ दिए, तो अपन ने इसको क्या नाम दे दिया है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। कहने का मतलब किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना या धातु पृष्ठ को छोड़ देना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। कितनी विधियों से कर सकते हैं? 4 महत्वपूर्ण विधियां हैं: तापायनिक उत्सर्जन, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, प्रकाश उत्सर्जन और द्वितीयक उत्सर्जन। जिसमें अपन ने देखा तापायनिक उत्सर्जन मतलब किसी भी धातु पृष्ठ को ताप प्रदान किया जाता है तो उस ताप से उस इलेक्ट्रॉन उष्मा ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन तापायनिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। विधि क्या कहलाएगी? तापायनिक उत्सर्जन। विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन यानी किसी भी धातु पृष्ठ पर उच्च विभव आरोपित कर दिया जाए, लगभग कितना? 10 की पावर 8 वोल्ट। अगर इतना विभव आरोपित कर देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन विद्युत ऊर्जा ग्रहण करके धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाएंगे, जिसको कहेंगे अपन क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरा अपन ने पढ़ा प्रकाश उत्सर्जन, मतलब किसी भी धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं, जिसे क्या कहा गया? प्रकाश उत्सर्जन। तथा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। द्वितीयक उत्सर्जन में क्या किया कि धातु पृष्ठ पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को जब आपतित करवाया जाता है तो जो निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है उस ऊर्जा को ग्रहण करके धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं, जिसको अपन ने क्या कहा? द्वितीयक उत्सर्जन कहा। चलो ये अपनी बात होगी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कैसे होगा, ये इन सब के बारे में। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनका यूज अपन आगे भी करेंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कब हो सकते हैं, कौन सी कितनी ऊर्जा का प्रकाश दे, कितनी आवर्ती का प्रकाश दे, कितनी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश दे। ये भी तो मोस्टली है कि कितनी ऊर्जा का प्रकाश दे। क्या प्रकाश आपतित हो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। कुछ निश्चित आवर्ती के प्रकाश, निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश, निश्चित ऊर्जा का प्रकाश अपने को आपतित करवाना पड़ता है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे। जो पहली है दहली ऊर्जा या कार्य फलन। देखो दहली ऊर्जा या कार्य फलन को एक तो फाई नोट से या डब्ल्यू नोट से भी व्यक्त कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन दहली। अब बात आती है दहली ऊर्जा क्या है। अपन ने यहां जब प्रकाश आपतित करवाया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स था ये मुक्त अवस्था में होते हुए भी बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि इनको क्या है नाभिक अपनी ओर खींचते हुए रखता है, बाहर नहीं निकले। जैसे अपन ने यहाँ बताया कि धनावेश है, कहने का मतलब तो धनावेश है तो बाहर नहीं जाने देगा, आकर्षित करेगा इनको। तो अब अपने को क्या है, जब
इसको बाहर निकालने तो अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ी। अब वो कितनी ऊर्जा देनी पड़ी, मतलब आप उसको कोई निश्चित मान की ऊर्जा तो दोगे ही। तो अपन क्या करें कि अपन ने जब इसको ऊर्जा दी, मतलब धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ेगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस ऊर्जा को लेते इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। उससे आगे दोगे वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम इतनी ऊर्जा मिल जाए कि वो इस धातु पृष्ठ को छोड़ सके, कम से कम इतनी ऊर्जा होनी चाहिए। तो दहली ऊर्जा किसको कहेंगे, ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसको लेने के पश्चात धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, उसको क्या कहेंगे अपन, दहली ऊर्जा। और ये दहली ऊर्जा ये अन्य परिभाषा ही बनाएंगे। देखो दहली ऊर्जा को किससे लिखेंगे अपन, फाई नोट से। आपने आज तक ऊर्जा को इसे लिखते हुए आए हो, और अपन ने पढ़ा है कि जब ऊर्जा ई है और ये भी कार्यक्रम के रूप में अपन यहाँ लिया दहली ऊर्जा, तो बस इतना सा डिफरेंस याद रखना है, ऊर्जा को इससे प्रदर्शित किया है, अपन ने यहाँ दहली ऊर्जा को किससे लिख दिया, फाई नोट से। और वैसे कुछ अलग नहीं है, ऊर्जा वही बात है, बस इतना है। दहली ऊर्जा का मतलब कि किसी भी धातु पृष्ठ को दी जाने वाली ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसको लेने के पश्चात धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, क्या कहोगे, दहली ऊर्जा। दूसरी बात, दहली तरंग, दहली आवृत्ति। देखो दहली आवृत्ति को अपन लिखते हैं न्यू नोट से। दहली आवृत्ति देखो अब अपन ने पीछे पढ़ा है कि E प्रोपोर्शनल होता है न्यू के, मतलब E समानुपाती होता है न्यू। समानुपाती का मतलब है ऊर्जा बढ़ाओगे, E तो यहाँ ऊर्जा है, न्यू क्या आवृत्ति, ऊर्जा बढ़ाओगे तो किसके मान में वृद्धि होगी, आवृत्ति के मान में भी, दोनों ही। अगर आवृत्ति बढ़ती है तो ऊर्जा का मान, प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती का मतलब ये है, एक में वृद्धि करोगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक में कमी करोगे तो दूसरा भी कम हो जाएगा। अगर आप समानुपाती को हटाते हो तो अपने पास आ जाएगा E बराबर h न्यू, नियतांक है प्लांक नियतांक। तो अब अभी अपन ने पहली परिभाषा में मैंने क्या बताया कि ऊर्जा E भी ऊर्जा है, I नोट भी ऊर्जा ही है, कि E जो ऊर्जा है वो अगर न्यूनतम है, न्यूनतम ही लिया है, तो न्यू भी क्या हो जाएगी, न्यूनतम। क्यों, समानुपाती है। तो ये दोनों ही न्यूनतम। तो दहली आवृत्ति की परिभाषा क्या बनी, दोनों को न्यूनतम लेना है, तो दहली आवृत्ति की परिभाषा हो गई आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिसको लेने के पश्चात किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, क्या कहेंगे अपन उसको, दहली आवृत्ति। तीसरी परिभाषा है अपनी दहली तरंग दैर्घ्य, ये अधिकतम होती है। कैसे, देखो अभी अपन ने लिखा E बराबर क्या होता है, h न्यू। तो देखो दहली ले रहे हैं तो यहाँ E की जगह क्या लिख सकते हो आप, फाई नोट h न्यू नोट। अपन ने बताया न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा, तो न्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा नोट। न्यू आवृत्ति, लैम्डा तरंगदैर्घ्य, यहाँ न्यू नोट का मतलब दहली आवृत्ति और लैम्डा नोट का मतलब दहली तरंगदैर्घ्य। इस न्यू नोट की वैल्यू रख दो, तो फाई नोट बराबर hc अपॉन लैम्डा। अब देखो अपने को पता लग गया कि लैम्डा नोट फाई नोट के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा, अपोजिट है। उल्टा का मतलब ये न्यूनतम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अधिकतम। अगर अपन ने पीछे इसको क्या लिया है, न्यूनतम, तो अब ये लैम्डा नोट क्या हो जाएगा, अधिकतम। परिभाषा क्या बनी कि तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिसको लेने के पश्चात किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, क्या कहेंगे अपन, दहली तरंगदैर्घ्य। इसके बारे में लिख लेंगे अपन, जहां आई नोट क्या है, दहली ऊर्जा, न्यू नोट क्या है, दहली आवृत्ति, h क्या है, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब काम में लेंगे इसको। c क्या है, प्रकाश की चाल, और कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा नोट क्या है, दहली तरंगदैर्घ्य।